आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल से हम प्रश्नावली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल प्रश्नावली की परिभाषा, प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की विशेषताएं और प्रश्नावली के प्रकार, इन सब के बारे में चर्चा किया था। आज प्रश्नावली निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रश्नावली के गुण क्या है और किस तरह से हम प्रश्नावली को संरचित कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में चर्चा करनी है। कल मैंने टेलीफोनिक क्वेश्चनार की बात की थी कि कुछ ऐसी प्रश्नावली होती है जो हम दूरभाष के माध्यम से, हमारे पास फोन आता है और विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, उसका हम उत्तर देते हैं। तो इस तरह से अगर टेलीफोनिक क्वेश्चनार बनाना है तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमने टीवी सीरियल, 10 टीवी सीरियल के नाम लिखे हैं। बालिका बधू है, साथियां हैं, ससुराल गेंदा फूल है, विदाई है, पाठशाला है, तमन्ना है, बंदिनी है, रामायण है, उत्तरन है, लापतागंज है। ये टीवी सीरियल है। अब हमें यह जानना है उत्तरदाताओं से कि जो टॉप 10 टीवी सीरियल हैं, इनमें से पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं, दूसरा प्रेफरेंस किसको देते हैं, तीसरा प्रेफरेंस किसको देते हैं। सबसे अच्छा टीवी सीरियल कौन सा लगता है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों का संरचना करेंगे और ये प्रश्न के उत्तर हम पूछेंगे और उनका उत्तर लिखेंगे। तो ये टेलीफोनिक क्वेश्चनार इसे कहते हैं। अगर हमें इसी को मेल करना है, क्योंकि आजकल प्रश्नावली को हम ईमेल द्वारा भेज रहे हैं, गूगल फॉर्म द्वारा भेज रहे हैं, गूगल फॉर्म में भी हमने लिंक कर लिया और गूगल फॉर्म द्वारा हम भेज रहे हैं। तो वहां पे एक तरफ हम लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर टीवी सीरियल, फिर रैंक ऑर्डर, और हमने इन 10 सीरियलों के नाम लिख दिया। अब उत्तरदाता से यह पूछेंगे कि इन जो 10 सीरियल हैं, इस 10 सीरियल में पहला रैंक आप किसको देंगे, दूसरा रैंक किसको देंगे, तीसरा रैंक किसको देंगे, चौथा रैंक किसको देंगे, पांचवा रैंक किसको देंगे। इस तरह से टीवी सीरियल के रैंक का अगर हमें पता लगाना है तो हम इस तरह प्रश्नों को लिख सकते हैं, प्रश्नों को भेज सकते हैं। अब आता है प्रश्नावली प्रयोग की विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ यूजिंग क्वेश्चनर। प्रश्नावली का हम प्रयोग कैसे करते हैं, यह तो हम आपको पहले ही बता दिया था कि प्रश्नावली का प्रयोग डाक द्वारा भेजा जाता है, मेल द्वारा भेजा जाता है, लेकिन कभी कभी हम प्रत्यक्ष संपर्क करके भी दे सकते हैं, हमारा मैसेंजर दे सकता है, लेकिन यह बहुत खर्चीला होगा। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, प्रत्यक्ष संपर्क करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली में जो उत्तरदाताओं की स्थिति होती है वो बहुत बिखरे होते हैं। जब हमें बृहद रूप से अध्ययन करना होता है किसी भी समस्या का, और हमारे उत्तरदाता बिखरे होते हैं, बिखरे का मतलब काफी दूर रहते हैं, दूर दूर शहरों में रह रहे हैं, दूर दूर गांवों में रह रहे हैं, दूर दूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, और उनसे हमें तथ्यों का संकलन करना है, तब हम ऐसे प्रश्न उनके पास भेजते हैं। तो ऐसे प्रश्न कैसे भेजने का स्थिति क्या होगी, या तो हमने मेल के द्वारा भेजा या हम डाक द्वारा भेजे। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष संपर्क करेंगे तो ये भी मेथड ठीक है, लेकिन बहुत खर्चीली होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे मैसेंजर होते हैं,
जैसे जनगणना बहुत ही खर्चीली पद्धति होती है और 10 वर्ष के बाद एक ही बार संपूर्ण जनगणना होती है पूरे देश की और उसकी तिथि नियत कर दी जाती है कि इस तिथि से लेके इस तिथि तक 1 तारीख या 2 तारीख कुछ भी होगा, 1 महीने का समय देते हैं, 15 दिन का समय देते हैं, 20 दिन का समय देते हैं और उस प्रश्नावली को लेकर के जो मैसेंजर होते हैं, जो ट्रेनर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो डाटा कलेक्शन करने वाले होते हैं और वो घर घर जाकर तथ्यों का संकलन करते हैं। अभी तो मैनुअल चल रहा है, ये संकलन मैनुअल चलता है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हम एंड्रॉइड फोन के द्वारा या कोई ऐप मशीन आ जाए, ऐप के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रश्नावली प्रयोग की विधियों के संबंध में जब हम बात करेंगे तो पहला प्रत्यक्ष संपर्क आता है, लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क बहुत ही खर्चीला होता है। जब अगर हमारा क्षेत्र सीमित है, एक गांव का हम अध्ययन कर रहे हैं या 2 गांव का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां तो सरलता आ जाएगी, लेकिन अगर हमें बृहद रूप से कई गांवों में और कई शहरों में, कई जिलों के गांव का अध्ययन करना है, तो वहां जरूर हमें समस्या आएगी। तो दूसरा क्या होगा? बाय मेल और ईमेल, डाक द्वारा या ईमेल द्वारा। पहले प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती थी। डाक में भी काफी खर्च आता था, क्योंकि आपने डाक से एक प्रश्नावली भेजा है, उसके साथ एक अपना पता लगा लिफाफा भेजना पड़ता था कि उत्तरदाता प्रश्नों का जवाब देकर के इस लिफाफे में जो पता दिया, आपका पता होता है, अनुसंधानकर्ता का पता दिया जाता है उसमें, उसके साथ एक सहगामी पत्र होता है जिसे हम कहते हैं फॉलो अप लेटर्स, अनुगामी पत्र होता है, और उसमें हम लिखते हैं कि आप हमारे इस अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं, अतः आपका उत्तर देना श्रेयस्कर होगा। तो इस तरह से पहले हम पोस्ट ऑफिस से भेजते थे। कभी कभी पोस्ट ऑफिस में लापरवाही के कारण डाक मिस हो जाती थी और संबंधित उत्तरदाता तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आधुनिक समाज में जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करने लगे हैं, इसमें बदलाव आ गया है। हम ईमेल द्वारा भेजते हैं। ईमेल क्या है? बहुत सारे लोग, आप लोग ईमेल जानते होंगे कि ईमेल एक ऐसी व्यवस्था है कि हम अपनी पहचान का मेल बॉक्स बनाते हैं। वो किसी भी, चाहे वो रेडिफ में हो, चाहे जीमेल में हो, चाहे याहू में हो, आउटलुक में हो, बहुत सारे कंपनियां हैं, एजेंसीज हैं, और जिस उत्तरदाता के पास हम भेज रहे हैं उसके ईमेल की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम सारे प्रश्नावली को ईमेल द्वारा भेज देते हैं, और ईमेल से क्या होता है कि बहुत जल्दी रिस्पांस मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे उत्तरदाता होते हैं जो बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, अध्ययन को उपयोगिता को समझते हैं और उसका जवाब लिख देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी उत्तरदाता होते हैं जो पंक्चुअल नहीं होते हैं, अरे छोड़ो, हटाओ, कल भर देंगे, टाल देते हैं। तो ये भी एक दिक्कत आती है। तो बाई मेल ईमेल द्वारा जो है हम भेजते हैं। फिर इंप्रेसिंग कवरिंग लेटर, एक प्रभावशाली सहगामी पत्र भेजा जाता है। चाहे आप डाक द्वारा भेजेंगे तो वह सहगामी पत्र रहेगा, या आप मेल द्वारा भेजेंगे तो वह सहगामी पत्र होगा। आप मेल द्वारा भेज रहे हैं तो एक कवरिंग लेटर लिखेंगे कि हम इस समस्या पर अध्ययन कर रहे हैं, इस समस्या के कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज को इस समस्या से निकाल सके
कुछ नीतियां बन सकें, कुछ योजनाएं क्रियान्वित हो सकें। जितना आपको प्रभावी बनाना है अपने पत्र को, उतना प्रभावपूर्ण पत्र आपको लिखना होगा। अनुसंधानकर्ता को यह बताना होगा, उत्तरदाता को यह समझाना होगा कि आप हमारे इस अध्ययन के महत्वपूर्ण भाग हैं और आपके बिना यह अध्ययन अधूरा है। उसको ऐसे बताना होगा कि उसको लगे कि नहीं, हमारी उत्तरदाता को लगे कि हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस अध्ययन में, इसलिए हमको भरना है। तो एक इंप्रेसिंग, एक जो है इस तरह से पत्र आपको भेजना होगा। तो इंप्रेसिंग कवरिंग लेटर्स, एक प्रभावशाली सहगामी पत्र हमेशा जो है, चाहे वो डाक द्वारा हो और चाहे आपका ईमेल द्वारा हो, लगाना पड़ेगा। यह भी जरूरी है। फिर केयरफुल मेलिंग, सावधानी पूर्वक भेजना, यह भी है। अगर हम डाक द्वारा भेज रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा ये पता होना चाहिए कि उत्तरदाता, जिस उत्तरदाता को भेज रहे हैं, उसका पूरा प्रश्न, उसका पूरा जितने भी क्वेश्चनायर के सवाल पूछे गए हैं, पूरा सेट संलग्न है कि नहीं, और लिफाफे में जो एड्रेस डालेंगे, पते लिखेंगे, वो पूरा है कि नहीं। कभी कभी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो अगर आपने पिन कोड नहीं लिखा है तो वो रजिस्ट्री करने से मना कर देंगे। तो हमें पिन कोड का उपयोग करना चाहिए। एक शहर में कई पिन कोड होते हैं। जैसे आपका रीवा शहर है, जहां कॉलेज है तो कॉलेज का अपना अलग पिन कोड है। इंजीनियरिंग कॉलेज तरफ जाएंगे तो उसका अलग पिन कोड है। यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो अपना अलग पिन कोड है। एजी कॉलेज तरफ जाएंगे तो उसका अपना अलग पिन कोड है। एक शहर में कई पिन कोड हो सकते हैं। तो हमारा उत्तरदाता उस शहर के किस क्षेत्र में रह रहा है, हमें उस पिन कोड को भी लिखना आवश्यक होता है। और कभी कभी तो आप रजिस्ट्री करने जाएंगे, अगर रजिस्ट्री करने जाते हैं पोस्ट ऑफिस और पिन कोड नहीं लिखे हैं तो वो रजिस्ट्री नहीं करेंगे कि आप पिन कोड पहले लिख के लाइए। तो बहुत ही केयरफुल आपको रहना है, बहुत सावधानी पूर्वक रखना है। आप प्रश्नों को जो लिखे हुए हैं, कोई प्रश्न की जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि प्रश्न निर्माण की जो प्रक्रिया होती है कि हम मिक्स्ड उसको मिला देते हैं। तो प्रश्नावली के निर्माण में भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रश्नावली निर्माण में बहुत ही माहिर होते हैं। आपके कॉलेज की ही एक छात्रा है जो इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई हैं, डॉक्टर स्वाति शुक्ला। आप किसी भी समस्या से संबंधित आप प्रश्नों को बता दीजिए कि ये प्रश्न आपको बनाना है, तो बहुत बढ़िया डिजाइन करती है प्रश्नावली। तो जब आप अभ्यास करेंगे, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अगर आप अभ्यास करेंगे अनुसंधान में तो वो अभ्यास फलदायी होता है। और ये अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही कम होगा। इसलिए हमें किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं कि जो किताब में लिखा है उतना ही पढ़ लेते हैं, इति हो गई। किताबों से बाहर भी दुनिया होती है अनुसंधान की, हमें उसको समझना होगा। किसी एक किताब नहीं, इसीलिए जो अच्छे जो छात्र होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, वो एक किताब नहीं कई किताबों को पढ़ते हैं। तो प्रश्नावली को भेजते समय ये आपको सावधानी बरतनी होगी। केयरफुल मेलिंग, सावधानी पूर्वक आपको भेजना होगा। और प्रभावशाली प्रश्नावली, एक इंप्रेसिव क्वेश्चनर आपको बनाना है। कितना, कौन से प्रश्नों का समावेश करना है, किन प्रश्नों को हमें नहीं लिखना है, कौन से प्रश्न उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं, उन चीजों को भी हमें देखना है।
तो बहुत ही प्रभावशाली प्रश्नावली होती है ना। कभी कभी आप जैसे पत्र लिखते हैं, कोई दोस्त आपका नाराज हो गया और उसने आपको बहुत अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से आपने उसको समझा दिया, लिख करके समझा दिया, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे जो है समस्याएं जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो जब आप प्रश्नावली में प्रश्नों की संरचना करेंगे तो ऐसा नहीं, साफ सुथरी प्रश्नावली होनी चाहिए, प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं भी होंगी, आगे बताएंगे आपको। तो एक इंप्रेसिव क्वेश्चनर बनाना है आपको, एक प्रभावशाली प्रश्नावली का निर्माण करना है। और प्रभावशाली प्रश्नावली होगी तभी उत्तरदाता को प्रभावित करेगी, तभी वह आपके प्रश्नों का तथ्यात्मक रूप से जवाब दे पाएगा। और एक और विधि इसमें हम फॉलो करते हैं, रिप्लाई पेड इनवेलॉप, जवाबी लिफाफा। जब हम डाक से भेजते हैं, हालांकि अब डाक से बहुत कम प्रश्नावली आती हैं, अब मेल से आ रही हैं, गूगल लिंक से आ रही हैं, क्योंकि गूगल गुरु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। और अगर हमने गूगल पे फॉर्म डिजाइन करना सीख गए हैं, उसको अपलोड करना सीख गए हैं, उसमें जो उत्तर आ रहे हैं उनका विश्लेषण करना सीख गए हैं, तो बहुत सरलता आ जाती है। तो समय के साथ प्रविधियों में आधुनिकता आ गई है, मॉडर्निटी आ गई। पहले हम रिप्लाई जब लेते थे, जब भेजते थे क्वेश्चनर, तो उसके साथ एक लिफाफा लगा देते थे, उस लिफाफे में टिकट रहता था और उसमें अपना जो अनुसंधान करता होता था वो अपना एड्रेस लिखा रहता था। और वो पत्र, जो सहगामी पत्र, जो इंप्रेसिव कवरिंग लेटर वो लिखता था, उसमें वो कहता था कि ये डाक द्वारा आपको प्रश्नावली भेजी जा रही है, इसके साथ एक पता लगा लिफाफा भी है, आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रश्नों का सही उत्तर दे करके उस प्रश्नावली को इस लिफाफे में रखकर पोस्ट करने की कृपा करें। बहुत सारा जो उत्तरदाता के पास भी बहुत सारा काम था। और आजकल क्या हो गया है, हमारे मोबाइल फोन में आया और मोबाइल फोन में हमने प्रश्नों का वहीं पे जवाब दे दिया। आजकल मोबाइल फोन में हिंदी, अंग्रेजी, हर भाषा है। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, बांग्ला में लिखना चाहते हैं, तमिल में लिखना चाहते हैं, मलयालम में लिखना चाहते हैं, जिस भाषा का आप प्रयोग करना चाहते हैं वो सब आपके एंड्रॉइड फोन में है और उसका आपने जवाब दे दिया। तो रिप्लाई पेड इनवेलप बहुत जरूरी था। तो आजकल रिप्लाई पेड इनवेलप का क्या ले लिया है कि मेल, आपको अपना मेल देखना पड़ेगा। आपने उत्तरदाता के मेल को तो लिया, लेकिन उसके साथ अपना मेल भी आप दे दीजिए कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर इसी मेल पे दीजिए। तो ये बहुत बदल गया है। पहले डाक द्वारा जो भेजे जाते थे प्रश्नावली, वो प्रश्नावली अब उसकी जगह डाक के बाद फिर हमने फैक्स से शुरू किया, फैक्स के बाद फिर इंटरनेट जब आ गया तो मेल से शुरू किया, और आजकल गूगल महाराज आ गए, गूगल गुरु आ गए। तो गूगल में हम प्रश्नों को डिजाइन करके, इस लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारी स्टडीज की हैं, तो गूगल फॉर्म को बना करके और उनके लोगों के मतों को, विचारों को जानना है। तो रिप्लाई पेड इनवेलप, एक जवाबी लिफाफा की जगह अब क्या हो गया, जवाबी ईमेल हो गया है। आप अपना ईमेल डाल देंगे और वो ईमेल पे आपका आ जाएगा। और फिर एक इसके साथ और करना होता है फॉलो अप लेटर्स। बहुत सारे ऐसे उत्तरदाता होते हैं जो बहुत सुस्त होते हैं, आ गया उनके पास और रखा हुआ है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, टालते रहते हैं। तो जब एक निश्चित समय में नहीं मिलता तो पहले फिर क्या करना पड़ता था, हम लोगों को एक फॉलो अप लेटर भेजना पड़ता था कि आपके पास ये प्रश्नावली भेजी गई थी, अभी तक जवाब नहीं मिला है, आप हमारे अध्ययन के एक श्रेष्ठ उत्तरदाता हैं, मुझे विश्वास है कि आप जल्दी अपना जवाब दे देंगे। तो अब पहले फॉलो अप लेटर था, अब चूंकि डाक द्वारा अब ये सारी प्रक्रिया नहीं हो रही है
तो फॉलो अप लेटर का हम ईमेल में प्रयोग करते हैं। 2-4 दिन में अगर ईमेल नहीं आया तो आप फिर से ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं, फिर उनसे रिमाइंड करिए और ये आ जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, प्रश्नावली प्रयोग की विधियां होती हैं कि हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष संपर्क, डाक द्वारा या ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। प्रभावशाली सहगामी पत्र का होना आवश्यक है। सावधानी पूर्वक हमें भेजने की जरूरत है। एक प्रभावशाली प्रश्नावली का निर्माण करना बहुत जरूरी है। और एक अनुगामी पत्र जो होगा, फॉलो अप लेटर, वो होगा। अब आता है मेरिट ऑफ क्वेश्चनर। प्रश्नावली के गुण क्या है? प्रश्नावली के गुणों को भी जानना है। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि प्रश्नावली का जो प्रयोग करते हैं वो विस्तृत क्षेत्र के लिए करते हैं, सीमित क्षेत्र के लिए नहीं करते। सीमित क्षेत्र के लिए तो हम साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रश्नावली का प्रयोग हम विस्तृत क्षेत्र के लिए करते हैं। तो प्रश्नावली का गुण पहला क्या होगा? स्टडी ऑफ वाइडर एरिया, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन। अगर हमारे उत्तरदाता बिखरे हुए हैं, जैसा कि पहले भी चर्चा किया कि अगर उत्तरदाता हमारे कोई सतना में रह रहे हैं, कोई जबलपुर में रह रहे हैं, कोई भोपाल में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहे हैं, प्रदेश, देश और प्रदेश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उनका पता हमें मालूम है, तो हम प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा? प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने में सफल होता है। और क्विक कलेक्शन ऑफ डाटा, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति, ये भी है। आजकल क्विक कलेक्शन होता है। अब वो डाक से जब भेजते थे तो उस समय सूचनाओं की प्राप्ति में थोड़ी समस्या आती थी, लेकिन अगर ईमेल से भेजते हैं या एंड्रॉइड फोन में हमने गूगल फॉर्म डेवलप करके भेजा है, तो बैठे बैठे हम ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, या खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, और थोड़ा भी फुर्सत टाइम है और हमने उसका प्रयोग किया, उस प्रश्नों का जवाब दिया, तो तुरंत मिल जाएगा। यहां भेजने की कोई समस्या नहीं आएगी। तो सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति होती है, क्विक रिस्पांस मिलता है। जैसे आप देखिए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार। इस महामारी ने ऑनलाइन कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी। इस ऑनलाइन, जैसा कि आपको ऑनलाइन आपके साथ रूबरू हैं, पढ़ रहे हैं, भले ही कम लड़के हो। अब बताइए, 70 लड़कों में से अगर 9-10 लड़के जुड़ेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे अब इस समय शादी विवाह में भी जूझ रहे होंगे, फंक्शन की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा समय निकालना हमें बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो चीजें एक बार टीचर पढ़ा देता है पूरे मनोयोग के साथ, हो सकता है उसका रिपीटिशन ना हो, इसलिए क्लास में जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जितनी तैयारी आपको पढ़ने के लिए नहीं करनी पड़ती, उतनी तैयारी हमें पढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। पीपीटी बनाना है तो रात भर पीपीटी बनाओ, देखो जो अच्छी चीजें हों, जो दूसरे किताबों में अच्छी लिखी हों, उन किताबों का संकलन करके और बच्चों को दो। ये सारी चीजें हैं। तो आजकल जो क्वेश्चनर है, प्रश्नावली है, प्रश्नावली अगर हमने आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया है तो सूचनाओं की बहुत शीघ्र प्राप्ति होती है, और वैलिड एंड फ्री इंफॉर्मेशन, प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचनाएं। देखिए, जब उत्तरदाता अपने प्रश्नों का जवाब देगा, वहां उसको प्रभावित करने वाला कोई नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से है, स्थिर मन से आपके प्रश्नों का या अनुसंधानकर्ता के प्रश्नों का जवाब देगा। और जो डाटा मिलेगा, जो जवाब मिलेंगे, वो बहुत ही वैलिड होंगे, बहुत ही रियल होंगे, वास्तविक होंगे, प्रामाणिक होंगे। और ये प्रामाणिक डाटा ही, ये प्रमाणित तथ्य ही हमारे अनुसंधान को मूर्त रूप देंगे।
तो प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचनाएं हमें प्रश्नावली में मिलती है। एक गुण ये भी है। और रिपीटिशन पॉसिबल, पुनरावृत्ति संभव, ये भी हो सकता है। कभी कभी प्रश्न को निर्माण में भी जो हो जाता है, प्रश्नों के निर्माण में पुनरावृत्ति हो जाती है, रिपीटिशन हो जाता है। तो जब हम प्रश्नों को देखें, प्रश्नों का निर्माण करें, तो ऐसा देखें कि उन प्रश्नों को फिर से न पूछें जिनका अर्थबोध एक होता हो। और अगर इसका रिपीटिशन पॉसिबल कैसे हो सकता है? दूसरी जगह कि मान लीजिए कि किसी उत्तरदाता ने प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दिया है या लग रहा है कुछ डाउट है, तो हम फिर से उस प्रश्नों का जवाब मांग सकते हैं कि आपने जो ये उत्तर दिया है वो कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आपका मतलब क्या है इसका कहने का? तो फिर से हम उसको कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो पुनरावृत्ति भी संभव है और लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीली है। कम खर्चीली कैसे है? अगर हम मेल से और एंड्रॉयड फोन से गूगल फॉर्म से भेज रहे हैं, तो घर बैठे ही सारी सूचनाएं हमें संकलित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं। और सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत होती है। हमने प्रश्नावली मेल के द्वारा भेज दिया, उत्तरदाता एक निश्चित समय में हमने बता दिया कि इस निश्चित समय में आपको अपने प्रश्नों का जवाब देना है, और हम दूसरे काम भी करने लगे। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष संपर्क करेंगे, घर घर जाकर के उत्तरदाताओं से मिलेंगे, इसमें बहुत समय लगेगा। तो प्रश्नावली में टाइम की बचत होती नहीं, समय की बचत होती है। और इस समय की बचत के लिए जो है हमें प्रश्नावली का उपयोग होता है। और इजी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सरल सांख्यिकी विश्लेषण, ये भी है। आजकल तो गूगल में अगर आप देखें, जिन प्रश्नों का हमने बनाया है, वो जब तथ्य आते हैं तो उसमें जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का ऑटोमेटिक विश्लेषण हो जाता है, हर प्रश्न का। तो विज्ञान ने हमारे अनुसंधान को किस तरह से सरलीकृत कर दिया है, हमारे जीवन को सरलीकृत किया है, लेकिन हमारे अध्ययन और अध्यापन को भी सरलीकृत कर दिया। तो सरल सांख्यिकी विश्लेषण ये प्रश्नावली के अंदर होती है। अब प्रश्नावली के कुछ दोष भी हैं। गुण है तो अवगुण है, निश्चित है। गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं, कुछ न कुछ। एक तो दोष जो माना जाता है किसमें, जो हम जब अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान में एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग का चुनाव करते हैं, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन। तो इसमें प्रश्नावली में आता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का एक अभाव दिखाई देता है हमको। अनसुटेबल फॉर डीपर स्टडी, और गहन अध्ययन के लिए भी अनुपयुक्त है। अगर हमें गहन अध्ययन करना है तो जितना हम डोर टू डोर, फेस टू फेस जाकर के तथ्यों का गहन अवलोकन कर सकेंगे, उतना दूसरे द्वारा बताए गए तथ्यों का नहीं। एक समाजशास्त्री इस प्रश्न पर भी उंगली उठाते हैं कि डीपर स्टडी के लिए, बहुत गहन अध्ययन के लिए, बहुत इंटेंसिव स्टडी के लिए या माइक्रो स्टडी के लिए यह अनुपयुक्त होता है। और एक दोष और है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उत्तर प्राप्त की भी समस्या है। उत्तर प्राप्त की समस्या क्या है? कभी कभी होता है कि अनुसंधानकर्ता सारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता है, कुछ छोड़ देता है।
उसको लगता है कि इससे हमारी वैयक्तिकता प्रभावित हो रही है, या उसे लगता है कि इससे हमारी जातीयता प्रभावित हो रही है, या उसे लगता है कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। जैसे पूछ दिया आपने कि आपकी मासिक आय कितनी है, तो उत्तरदाता समझता है कि अरे इनकम टैक्स वाला आदमी तो नहीं है कि ये पूछ रहा हो कि आपकी मासिक आय क्या है। तो कब वो छोड़ देगा, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, आगे बढ़ जाएगा। तो जब इस प्रश्न का जवाब नहीं देगा तो आपका तो जो तथ्य है कैसे विश्लेषण करेंगे। तो उत्तर प्राप्त की भी समस्या होती है। दूसरा, प्रश्नावली कई बार आपने रिमाइंड किया, लिखा, भेजा, अनुगामी पत्र भी भेजा, फॉलो अप लेटर भी भेजा, इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुस्त होते हैं, नहीं करते, जवाब ही नहीं देते। तो एक समस्या ये भी आती है। और रॉन्ग एंड इरिलीवेंट क्वेश्चंस, गलत एवं असंगत प्रश्न। कभी कभी होता है कि बहुत सारे असंगत प्रश्नों का भी समावेश हो जाता है। जो चीजें हमारे अध्ययन से नहीं जुड़ी हैं, जो चीजें हमारे अनुसंधान से नहीं जुड़ी हैं, उन प्रश्नों को भी जो है हम लिख देते हैं प्रश्नावली में। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह गलत एवं असंगत प्रश्नों को, जो ऐसे प्रश्न जिससे उत्तरदाता को लगता है कि उसकी निजता प्रभावित हो रही है, तो वो उन प्रश्नों का जवाब नहीं देता। और कभी कभी ये ऐसे एक प्रश्न पूरे उत्तरों के लिए अवरोधक बन जाते हैं। एक प्रश्न से वो नाखुश हो गया तो कहा हटाओ, नहीं भरेंगे। तो ऐसे अतर्क संगत पूर्ण प्रश्नों का हमेशा बचाव करना चाहिए। और एक अवगुण आता है प्रश्नावली का, प्रॉब्लम ऑफ रीसेंडिंग, प्रश्नावली को पुनः भेजने की समस्या। एक बार उत्तर नहीं आया तो सोचते हैं फिर से भेज दें, फिर भेज दें, फिर भेज दें। और बार बार भेजने की जो समस्या है खर्चीली भी है, डाक से अगर भेजते हैं तो ये रीसेंडिंग की भी समस्या है। और पक्षपातपूर्ण निदर्शन, बायस्ड सैंपल, समाज शास्त्रीय चिंतक इस बात पर भी ये प्रश्न उठाते हैं कि कभी कभी अनुसंधानकर्ता अपने उत्तरों की प्राप्ति के लिए उत्तरदाताओं को जो चुनाव करता है वो मनमानी तौर पर करता है, पक्षपातपूर्ण कर लेता है। ये प्रश्न भी उठाया जाता है, ये भी दोष है। अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यमूलक प्रश्न है, हमें जानना है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो उनमें हमने प्रश्न पूछ दिया, जैसे आपकी आयु क्या है। आपकी आयु, कोई 20 वर्ष लिखेगा, कोई 25 वर्ष लिखेगा, कोई 40 वर्ष लिखेगा, कोई 45 लिखेगा, 55 लिखेगा। सबके अलग अलग होंगे। हो सकता है कि उसमें सिमिलरिटी भी हो जाए कि एक ही आयु के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग उत्तरदाता हो जाए, तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। तो यह तथ्य मूलक है कि आयु के एज संबंधी जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसका हमें जानना है। तो यह हमारा ओपन क्वेश्चन रहेगा, इसमें उत्तर नहीं लिखा जाएगा, ओपन क्वेश्चन रहेगा। आपकी आयु क्या है, और उत्तरदाता की जो आयु होगी उसको वो लिख देगा। लेकिन अगर इसमें बंद प्रश्न हमें पूछना है अपने क्वेश्चनर में, तो कह देंगे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और उसके आगे लिख देंगे प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या अन्य। इसमें हमने उसको बांध दिया। तो प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक, अन्य, ये सब जिसमें वो होगा वो टिक लगा देगा, सही लगा देगा, उसके ऊपर टिक कर देगा, तो पता चल जाएगा। फिर इसी तरह से होते हैं एटीट्यूड्स क्वेश्चंस, मनोवृत्ति मूलक प्रश्न।
मनोवृत्ति मूलक प्रश्न कैसे होते हैं? जब हमें उत्तरदाताओं के मनोवृत्तियों को जानना है, उनके एटीट्यूड्स कैसे हैं, किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी प्रश्न को लेकर के उनके एटीट्यूड्स क्या है। जैसे, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? आर यू बिलीव इन रिवर्स? बहुत सारे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे हां, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हां, नहीं, इसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो मनोवृत्ति मूलक प्रश्न होते हैं। और मुक्त प्रश्न कैसे होते हैं? ओपन क्वेश्चनर, जब हम प्रश्नावली निर्माण करेंगे उसमें प्रश्न खुले रहते हैं, उनका उत्तर नहीं लिखा होता। दहेज को कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसके आगे डॉट 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 रहेगा। अब ये उत्तरदाता के ऊपर निर्भर है कि वह किस तरह के प्रश्नों का जो है जवाब देता है। दहेज को समाप्त करने के लिए वो कौन से सिस्टम लाना चाहता है? लड़कियों को पढ़ा लिखा करके, या अवेयरनेस फैला करके, या इसका विरोध करके, इस कुप्रथा का अंत करके, या सख्त कानून लगा करके, किस रूप में जो है वो निदान करना चाहता है? तो ये उसकी अपनी अलग अलग धारणा होगी, हर उत्तरदाता अपना भरेगा। इसी में जैसे सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में आपकी क्या राय है? सेमेस्टर आप जानते हैं कि एक साल में 2 होता है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, और इस 6 महीने में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। बच्चा पढ़ने से भागने नहीं पाता है। तो क्या उसके संबंध में क्या राय है? इस राय को अगर जानना है तो हम इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। फिर क्लोज्ड क्वेश्चनर, अगर बंद प्रश्नावली हम बनाएंगे तो वहां हां और नहीं इसका जवाब हम देंगे। क्या आप शिक्षित हैं? हां, नहीं। अगर वो शिक्षित होंगे तो हां, अगर नहीं। क्या आप नशा करते हैं? हां, नहीं। तो इस तरह से जो है प्रश्न जो होंगे वो बंद प्रश्नावली होंगे। तो ये प्रश्न, इस तरह से प्रश्नों का जो है हम बनाएंगे तो निश्चित है कि हमारे जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली बहुत ही समग्र और तथ्यमूलक बन पाएगी। लेकिन हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि प्रश्नावली व्यवस्थित होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, अवांछनीय प्रश्नों का समावेश उसमें नहीं होना चाहिए, उसके साथ एक सहगामी पत्र लगा होना चाहिए, इसे हम एक रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं। तभी प्रश्नावली से तथ्यों की प्राप्ति हो पाएगी। तो एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं यही होती हैं कि जो तथ्य जो होते हैं, प्रश्न होते हैं, स्पष्ट होते हैं, द्विअर्थी नहीं होते हैं, सिंगल मीनिंग्स, एक अर्थी होना चाहिए। प्रश्न हमेशा एक अर्थी होने चाहिए, द्विअर्थी नहीं होने चाहिए। अब जिसने पूछ लिया आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि कहां तक पढ़े लिखे हैं, 9वीं है, 10वीं है, 12वीं है। लेकिन अगर आपने एक लिख दिया कि आपके शिक्षा शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो वो सिंगल मीनिंग हो गई। स्नातक है, स्नातकोत्तर है, प्राथमिक है, माध्यमिक है। तो हमें ऐसे प्रश्नों से बचना होगा। प्रश्न साफ सुथरे होने चाहिए, प्रश्न की प्रिंटिंग की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे उत्तरदाताओं का हम चुनाव करें
जो बहुत ही सिंसियर हो। ये भी एक उत्तरदाताओं का चुनाव भी एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो उस समस्या का भी हमें निदान करना है। और अगर हम उन समस्या का निदान करेंगे तो निश्चित है कि हमारी जो प्रश्नावली विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत यथार्थ होगी, और हम अपने अनुसंधान में एक सही विश्वसनीय तथ्यों का समावेश कर सकेंगे। आज प्रश्नावली के बारे में इतनी ही बातें बताई। कल हम अन्य जो गुणात्मक और परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियां होंगी उन पे हम चर्चा करेंगे।